अर्जेंटाइन की आबशारें बाय जावेद चौधरी। वीज़े के बगैर दो मुल्कों में जाना खतरनाक हो सकता है, ड्राइवर ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। सुहेल मकसूद ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? तमाम सयाह हमारे सामने जा रहे हैं, ड्राइवर ने हंसकर जवाब दिया, लेकिन उनमें कोई पाकिस्तानी नहीं है। तुम्हारा दोस्त पाकिस्तानी है और अलकायदा को ब्राज़ील और पैराग्वे दोनों जानते हैं। मैंने सुनकर कहकहा लगाया और आगे चल पड़ा। हमारा ड्राइवर भी कंधे उचकाकर पीछे पीछे चल पड़ा। ड्राइवर का नाम मारियो था और वो एक रवायती अर्जेंटाइनी था, साफ सुथरा, महज़िब, गुफ्तगू का रसिया और कानून का पाबंद। हम उसके साथ इग्वासो की आबशारें देखने गए थे। इग्वासो रेड इंडियन जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है बहुत ज़्यादा पानी। ये शहर अर्जेंटाइन के शुमाल में ब्राज़ील और पैराग्वे के बॉर्डर पर वाक़ है। ये शहर दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न का नुक्ता इंतहा है। अमेज़न यहाँ पहुँचकर ख़त्म हो जाता है। ताहम ये ख़त्म होते होते ब्राज़ील, अर्जेंटाइन और पैराग्वे तीन मुल्कों को 350 आबशारें दे जाता है। पानी की ये धारें दर्जन भर दरियाओं से निकलती हैं और शोर मचाती हुई मैदानों में जा गिरती हैं। इग्वासो तीन मुल्कों की सरहद भी है। इसके एक साइड पर ब्राज़ील, दूसरी पर पैराग्वे और तीसरी पर अर्जेंटाइन है। इग्वासो की आबशारें दुनिया की सबसे बड़ी आबशारों में शुमार होती हैं और ये तीनों मुल्कों को हर साल अरबों डॉलर कमा कर देती। अर्जेंटाइन ने जंगल में आबशारों के ऊपर लोहे की वाकवे बना रखे हैं। हजारों लोग रोजाना आते हैं, टिकट खरीदते हैं और वाकवे से होते हुए घने जंगल से गुजरते हुए आबशारों के ऊपर पहुंच जाते हैं। ब्राजील ने अपनी साइट पर हेलीकॉप्टर और क्रूज सर्विस शुरू कर रखी है। सयाह $150 अदा करके हेलीकॉप्टर से आबशारें देखते हैं और फिर क्रूज में सवार होकर आबशारों के नीचे कुदरती पानी का शावर लेते हैं। जबकि पैराग्वे ने आबशारों के नीचे गार बना रखे हैं और पानी के साथ होटल और रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। यूं तीन मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ किस्म की सियाती सरगर्मियाँ चलती हैं। बॉर्डर पर सख्ती नहीं है, लिहाजा सयाह टैक्सी पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क आते जाते रहते हैं। हमने ब्यूनस आयरस, अर्जेंटाइन का दारुल हुकूमत, से मारियो का इंतज़ाम कर लिया था। वो एक कारीगर शख्स था, टैक्सी भी चलाता था, होटल और रेस्तरान भी, और साथ साथ करेंसी का काम भी करता था। ब्यूनस आयरस से रोज़ाना 12 फ़्लाइट्स इग्वासो जाती हैं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ से आप ब्राज़ील, पैराग्वे, यूरुग्वे और बोलीविया भी जा सकते हैं। दारुल हुकूमत से इग्वासो के लिए 1.25 घंटे की फ़्लाइट है। शहर साफ सुथरा और दरमियाने साइज़ का है। चारों तरफ घना जंगल है, मट्टी सुर्ख और चिपकाऊ है। जूतों और टायरों के साथ चिपक जाए तो पीछा नहीं छोड़ती। मारियो ने बताया, ज़मीन में आयरन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से मट्टी का रंग सुर्ख। जंगल में गीदड़, चीते, खरगोश, हिरन, रेनो और उकाब हैं, लिहाजा पुलिस सयाहों को जंगल में नहीं जाने देती। सड़क ऊंची नीची और नाहमवार है। फिजा में ताज़ा कटे हुए चारे जैसी खुशबू रहती है। एयरपोर्ट से शहर जाते हुए रास्ते में रेड इंडियंस के गांव भी पड़ते हैं। इंडियंस इंतहाई अफसोसनाक और गुर्बत से लिथड़ी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके देहात में कीचड़, बीमारी और उसरत के सिवा कुछ नहीं। ये लोग कभी इस सारी सरजमीन के मालिक थे, लेकिन फिर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया। यूरोपीय लोग आए और ये अपने मुल्क से महरूम होते चले गए। ये अब कैंप नुमा देहात में रहते हैं, फल, लकड़ी और पौधे बेचते हैं और दाएं बाएं बहती हुई शानदार जिंदगी को हसरत से देखते। मारियो पहले दिन हमें शहर से आगे पैराग्वे के बॉर्डर पर ले गया। सरहद के करीब कीमती पत्थरों और हीरो की माइन थी। ये इलाका वांडा कहलाता है। माइन प्राइवेट थी। मुझे जिंदगी में पहली बार हीरो और कीमती पत्थरों की माइन देखने का इत्तफाक हुआ। माइन के ऊपर घना जंगल है, नीचे खुश्क तालाब है और तालाब के दाएं बाएं माइन थी। गाइड ने बताया, कीमती पत्थरों की माइन में सिर्फ और सिर्फ हाथों से काम किया जाता है। चट्टानों के दरमियान कीमती पत्थर शहद के छत्ते की तरह होते हैं। इन छत्तों को पत्थर काट कर पूरे का पूरा बाहर निकाला जाता है और फिर इसे छत्ते समेत बेचा जाता है। हमने जगह जगह पत्थरों के छत्ते देखे। उनके अंदर अनार के दानों और मगरमच्छ के जबड़े की तरह कतार अंदर कतार पत्थर जड़े हुए थे। उनकी नोकें निकली हुई थी और यूं महसूस होता था ये चट्टान के दांत हैं और कुदरत ने ये दांत चट्टानों के आराम में खलल डालने वालों को सजा देने के लिए बनाए हैं। छत्तों के अंदर मुख्तलिफ रंगों के पत्थर थे। उन पर जब रोशनी पड़ती थी तो आंखें चुंधिया जाती थी। गाइड ने बताया, ये छत्ते हजारों लाखों साल कबल उस वक्त बने जब जमीन बहता हुआ लावा थी। लावे में बुलबुले बनते थे और ये बुलबुले बादजा छत्तों में तब्दील हो जाते थे। गाइड ने यह भी बताया, चट्टान में जिस जगह सफ़ेद रंग की लकीर होती है, छत्ते सिर्फ वहां पाए जाते हैं। लिहाजा कारीगर सिर्फ लाइन का ताकुब करते हैं और लकीरों को खोद खोद कर छत्ते तलाश करते हैं। गाइड हमें माइन के बाद शोरूम में ले गया। वहाँ दर्जनों छत्ते पड़े थे। हमने एक की कीमत पूछी तो बताया गया 38 लाख पैसों, ये $1 मिलियन बनते थे और वहाँ 100 के करीब ऐसे छत्ते मौजूद थे। गोया सिर्फ एक हाल में $100 मिलियन के पत्थर पड़े थे, जबकि वहाँ ऐसे कई हाल थे।
कीमती ज्वेलरी और डेकोरेशन पीस भी रखे हुए थे, लेकिन वो इंतहाई कीमती थे। मारियो हमें उसके बाद पीरो के बॉर्डर पर ले गया। वो एक आम सी बाड़ थी। एक साइड पर घर बने हुए थे, ये अर्जेंटाइनी साइड थी। उसके साथ दरिया बह रहा था और दरिया की दूसरी तरफ पैराग्वे था। हम सरहद पर चलते चलते नीचे दरिया तक आ गए। वहाँ एक नौजवान मछलियाँ पकड़ रहा था। नौजवान ने बताया, पैराग्वे के ताजर सुबह सब्जियाँ और फ्रूट लेकर दरिया की इस तरफ आ जाते हैं। अर्जेंटाइनी ताजर ये अशिया खरीदते हैं और गाड़ियों में भरकर शहर ले जाते हैं। सुबह यहाँ मंडी का समा होता है। हमने पूछा, क्या हम यहाँ से पैराग्वे जा सकते हैं? उसका जवाब था, आप अगर सुबह आ जाएं तो सब्जी और फ्रूट के बैरी जहाज में बैठकर जा सकते हैं और एक दो दिन रहकर बेशक वापस आ जाएं। मैंने जिंदगी में बेशुमार बॉर्डर देखे हैं, लेकिन इतना सादा और फौज और पुलिस के बगैर बॉर्डर पहली बार देखा। मैंने सोचा, हम भी पाक इंडिया, अफगान पाकिस्तान, पाकिस्तान ईरान और पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर ऐसी टैक्स फ्री मंडियाँ क्यों नहीं बनाते। उनसे अशियाए सर्फ की कीमतें भी कम हो जाएंगी और गैर कानूनी तिजारत भी लीगल हो जाएगी। हमने वापसी पर शहर जाते हुए शराब की बेशुमार दुकानें देखी। मारियो ने बताया, ब्राज़ील और पैराग्वे के लोग शराब खरीदने के लिए रोज़ाना यहाँ आते हैं। अर्जेंटाइन की शराब क्वालिटी में बेहतर और सस्ती है और ये हमसाया मुल्कों में मकबूल भी है। इसलिए इग्वासो में सैकड़ों स्टोर्स हैं। हमने रास्ते में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें भी देखी। पता चला अर्जेंटाइन में पेट्रोल सस्ता है, लिहाजा पैराग्वे और ब्राज़ील के लोग पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ आ जाते हैं और यूं कतारें लग जाती हैं। इग्वासो सियाहती टाउन है। शहर में होटलों के 30,000 कमरे हैं। लोगों ने अपने घरों में भी एक दो कमरे किराए के लिए रखे हुए हैं। आप किसी भी घर या फ्लैट में जाकर किराए पर कमरा ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कमरा मिलना मुश्किल हो जाता है। हमें भी कमरे के लिए ठीक ठाक ख्वारी बर्दाश्त करना पड़ी। बहरहाल कमरा मिल गया। हमारा होटल सरहद पर वाक़ था। हमें कमरे की खिड़की से ब्राज़ील का पुल और पैराग्वे का बड़ा सा व्हील झूला नजर आता था। हमारा अगला दिन आबशारों के लिए वक्त था। मारियो का कहना था, आप अगर तीनों साइड देखना चाहते हैं तो फिर सुबह 7:30 बजे निकलना होगा। हमने उसके साथ वक्त तय कर लिया। शहर के सेंटर में हमें हलाल शवारमा भी मिल गया। मालिक मोरक्को से ताल्लुक़ रखता था और हुली और वज़न से उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का छोटा भाई महसूस होता था। हमें बहरहाल हलाल शवारमा और उसे मुसलमान गाहक मिल गए। सेंटर अच्छा और भरपूर था। रेस्तोरानों, काफ़ी शॉप्स और आइसक्रीम पार्लर्स में ठीक ठाक रश था। ताहम मार्केट के दरमियान रेड इंडियंस ने अपने ठेले लगा रखे थे। वो आवाज़ें देकर अशिया बेच रहे थे। फिजा में एक बसांत सी रची हुई थी। ये गालबन मुर्दा जानवरों की बू थी। हमारा दूसरा दिन आबशारों का दिन था। मारियो ने हमें वहां पहुंचा दिया। ये लोग अपनी जुबान में आबशारों को फाता राता कहते हैं। ये लोग आंख के मोतियों को भी फाता राता कहते हैं। आबशारें क्योंकि सब्ज अमेज़न में मोतिया की तरह महसूस होती हैं, शायद इसीलिए उन्हें फाता राता कहा जाता है। अर्जेंटाइन की साइड पर जंगल में रेलगाड़ियां भी चलती हैं, जबकि वहाँ दर्जनों ट्रैक्स भी हैं। ट्रैक्स के जरिए पूरा इलाका देखने में कम अज़ कम 6 घंटे लगते हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ 3.5 घंटे थे। लिहाजा हमने आधा सफ़र ट्रेन पर किया और आधा पैदल। जंगल में जगह जगह आबशारों के व्यू पॉइंट्स थे और हर व्यू पॉइंट नज़रों को खींच लेता था। ऊपर नीला आसमान था, दाएं बाएं भोर जंगल और कदमों में नीचे गहराई में गिरता हुआ पानी था। वो जगह हकीकतन तिलिस्म होशरुबा थी। एक ऐसा तिलिस्म जो इंसान को अंदर से हरा कर देता है, जो इंसान को मॉडर्न ज़माने से दूर कबल मसीह के ज़माने में ले जाता है। और हम उस वक्त ऐसे दौर और हालात से गुजर रहे थे।